PNG International Limited has developed a new product, A Cube, which is about to be Alpha Cube, which is about to be launched in the market. तो जो PNG International है उसने एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया है अल्फा क्यूब, जो कि उसे प्रोडक्ट अभी उस प्रोडक्ट को मार्केट में भी लॉन्च करना है, अभी लॉन्च किया नहीं है. द कंपनी हैज़ स्पेंड 30 lakhs ऑन R&D ऑफ प्रोडक्ट ए क्यूब. कंपनी ने खर्च कर चुकी है ए क्यूब की R&D पे कितना, 30 लाख रुपया. तो चूँकि कंपनी खर्च कर चुकी है तो इसका हमारे डिसीजन मेकिंग में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, इररिलेवेंट होगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पे वही अमाउंट जो है वो असर डालती है जो कि फ्यूचर में इनकर होने वाली है. ये तो ऑलरेडी हो चुका है, चाहे हम डिसीजन ये वाला ले चाहे वो वाले ले, ये तो ऑलरेडी इनकर हो ही चुकी है. तो हम ये संक कॉस्ट है, मतलब तो हम इसको इग्नोर करेंगे. It has also bought a machine to produce the product Alpha Cube costing 11,25,000 with a capacity of producing 1100 units per week. और उसने मशीन भी खरीद ली है 11,25,000 की. ठीक है, तो ये भी मैटर नहीं करेगी क्योंकि ये भी ऑलरेडी इनकर हो चुकी है. और इस मशीन से जो पर वीक है वो कितना जो है प्रोड्यूस करेंगे ये लोग अल्फा क्यूब को, हर वीक 1100 यूनिट प्रोड्यूस होगा हर वीक. ठीक है, मंथ नहीं, ईयर नहीं, डे नहीं, हर वीक. और मशीन की कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है. और मशीन की कीमत कितनी है, 11,25,000. द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू चार्ज प्राइस डेट विल चेंज विद द क्यूमुलेटिव नंबर्स ऑफ यूनिट सोल्ड. तो कंपनी जो है वो सेलिंग प्राइस अपने क्यूमुलेटिव सेल्स के आधार पे तय करेगी. जैसे जो पहली जो 2200 की सेल होगी उसमें कंपनी उस समय जो एक यूनिट की एक अल्फा क्यूब जो यूनिट है उसकी प्राइस लिखेगी 750. और जैसे ये सेल अचीव हो जाती है तो उसके बाद जो भी सेल होगी उसकी में कंपनी जो है वो प्राइस गिरा देगी. कितनी रखेगी, 600 रुपये रख देगी. और इस तरीके से जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी क्यूमुलेटिव, उस तरीके से प्राइस गिरती जाएगी. तो मतलब यहाँ पे कंपनी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है, स्कीमिंग वाली स्ट्रेटजी है ना, वो फॉलो करने की कोशिश कर रही है. क्योंकि स्कीम वाली स्ट्रेटजी में क्या होता है, सबसे पहले जो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो हाई होती है, उसके बाद लो हो जाती है धीरे धीरे. बेस्ड ऑन दी सेलिंग प्राइजेस इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट सेल्स डिमांड विल बी एज शोन बिलो. और ये जो सेल प्राइजेस है इनके आधार पर कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि इस तरीके से सेल्स डिमांड होगी कि शुरू के 10 वीक में 220 यूनिट की सेल होगी हर हफ्ते, हर वीक. यानी शुरू के 10 वीक में हर वीक में 220 यूनिट की सेल होगी. उसके बाद जो अगले जो 10 वीक्स होंगे उसमें 550 यूनिट्स की सेल होगी हर वीक. ठीक है, उसी तरीके से 10 वीक्स के यहाँ पे दे रखा है. बट यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे सीधा 40 वीक्स का गैप है. ठीक है, और इन 40 वीक्स में हर वीक 1100 जो यूनिट्स है इसकी सेल होगी. तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे और जब हम आगे सॉल्यूशन करेंगे तो इसको भी आगे फर्दर 10 वीक्स में इसको भी तोड़ देंगे. अब यहाँ पे यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज की जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो कुछ इस तरीके से इन करूँगी. पहली 2200 यूनिट पे 375, उसके बाद नेक्स्ट जो 350 यूनिट्स है उस पर 300, फिर जो नेक्स्ट 22,000 यूनिट्स है उस पर 225, और जो नेक्स्ट 22,000 यूनिट्स है उस पर 188, और उसके बाद 225. देखो आपको ना इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करके पढ़ो. अगर इसको क्यूमुलेटिव बना करके चलते हो आप तो पहली 2200 यूनिट में 375, फिर 2200 यूनिट से लेकर के 15950 यानी 2201 यूनिट से लेकर के 15950 यूनिट्स तक वेरिएबल कॉस्ट है 300. फिर 15951 से 37950 यूनिट तक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगी 225. फिर 37951 से लेकर के 59950 यूनिट तक जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 188. और फिर 59951 से लेकर के जितनी भी आगे फर्दर जो यूनिट्स होंगे उन सबकी कॉस्ट आएगी पर यूनिट की 225. ठीक है, तो इसको आप रीअरेंज कर लो क्यूमुलेटिव तरीके से, उसके बाद पढ़ो तो ये ज़्यादा सेंस आपको मतलब ज़्यादा सेंस आपको लगेगा इसमें. PGIL यूजेस जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम. जो PGIL है वो जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम का यूज़ करेगा. फॉलोइंग इज द टोटल कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा क्यूब फॉर इट्स इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ फेज. तो जो इंट्रोडक्शन और जो ग्रोथ फेज है उसकी यहाँ पे डिटेल्स दे रखी हैं कि देखो 1 से 10 वीक और 11 से 30 वीक
में 1 से 10 वीक में शुरू में इसने इंट्रोडक्शन माना है और 11 से 30 वीक का इसने ग्रोथ माना है। यानी ये हो गया पहले से 10 वीक में इंट्रोडक्शन हो गया, पहले से 10 वीक में इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरे 11 वीक से लेकर के 30 वीक में क्या है ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 11 से 30 वीक में ग्रोथ दिखा रखा है। उसके बाद देखो उसके बाद 40 हफ्ते हर वीक 11,000 ही बिकेगा, 1100 ही बिकेगा। मतलब यहाँ पे सेल ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। मतलब क्या है, कौन सा है ये स्टेज है, मैच्योरिटी का स्टेज है। उसके बाद देखो सेल गिरते जा रही है, तो मतलब ये डिक्लाइन स्टेज है। तो ये मैच्योरिटी का स्टेज होगा। 31 से 70 वीक्स का जो पीरियड है वो मैच्योरिटी वाला पीरियड है। फिर 71 से लेकर के जो भी आगे फर्दर वीक्स आएंगे वो सब में डिक्लाइन हो रहा है, तो ये डिक्लाइन फेज है। ठीक है, तो हमने ये फेजेस जो हैं यहाँ पे मार्किंग कर दी फेजेस की। तो देखो दिखा रहा है ये कि इस फेज़ में हमने 2200 यूनिट बेची। फिर उसके बाद इस फेज़ में हमने यहाँ पे 2 वीक्स आ रही थी, इस वीक में हमने इतनी बेची 11 से लेकर के ये है 20 वीक, और ये 21 से लेकर के 30 वीक में यहाँ पे इतनी बिकी है, यहाँ पे इतनी बिकी है। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन आ गया। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर इनटू कर दिया टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। फिर हमसे पूछा है प्रिपेयर द टोटल कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 फेजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल। कह रहे कि दो जो शुरू के जो 2 फेज थे उसके लिए तो हमने बना दिया। अब जो नेक्स्ट 2 फेज है यानी मैच्योरिटी और डिक्लाइन, उसके लिए आप इसी तरीके से स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी है, आप क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज हो सकते हो। तो सबसे पहले हम ना क्वेश्चन को रीअरेंज कर लेते हैं वापस से, ताकि हमें डाटा आसानी से मिल जाए टेबल बनाने के लिए। ये देखो वीक हमने अरेंज कर दिया, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30। फिर जो हमने देखा था ना 40 वीक एक ही ग्रुप में डाला गया था, 31 से 70, इसको हमने 10-10 वाले में तोड़ दिया, क्योंकि हमें हर जगह हमें 10-10 वीक के लिए दे रखा था, सिर्फ यहाँ पे 40 वीक एक साथ दे दिया, तो हमने इसको भी 10-10 वीक में तोड़ दिया है। ठीक है, फिर डिमांड पर वीक 220, ये तो हमें कहाँ से मिला डिमांड पर वीक का, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना डिमांड पर वीक, ये हमने यहाँ से उठा लिया, ये फिगर्स हमने पुट कर दी। फिर देख लिया हमने कि मतलब हमारी टोटल सेल कैसे होगी। ये देखो ये क्यूमुलेटिव, ये तो टोटल सेल हमारी कितनी होगी, अगर एक वीक में 220 यूनिट बिक रही हैं तो 10 वीक में कितनी बिकेंगी, इसको इंटू 10 से कर दो। इसी तरीके से 10-10 वीक पे है ना, और ये एक वीक का है और इधर 10-10 वीक का दे रखा है, तो इसको 10 से इंटू कर दो, तो टोटल 10 वीक में टोटल सेल्स जो होंगी वो आ जाएंगी हमारे पास। तो इन सबको हमने 10-10 से इंटू कर दिया। फिर ये जो टोटल सेल है ये हर वीक की बता रखी है, फिर इसको आप क्या करो क्यूमुलेटिव सेल्स में कन्वर्ट कर दो, यानी 2200। फिर अगले जो 10 वीक है उसमें जो सेल्स हमारी हुई है 5500 यूनिट की हुई है, यानी टोटल सेल्स हमारी कितनी हो गई, आप इसमें ये प्लस कर दो तो आपको ये मिल जाएगी। उसके बाद जो 21 से लेकर के जो 30 वीक है, यानी उसके बाद जो अगले 10 वीक है उसमें सेल्स हुई है 8250, तो यानी अभी तक टोटल सेल्स फिर कितनी हो गई 30 जो वीक्स है वहाँ तक, इसमें आप ये प्लस कर दो तो ये आ जाएगी। इस तरीके से क्यूमुलेटिव सेल हमने निकाल लिया। उसके बाद सेल्स पर यूनिट हमने लिखा, तो अब सेल्स पर यूनिट हमें मिलेगी कहाँ से, ये देखो यहाँ से मिलेगी सेल्स पर यूनिट, यहाँ पे लिखा है ना यहाँ तक कि क्यूमुलेटिव सेल्स में इतना पर यूनिट है, फिर यहाँ तक कि क्यूमुलेटिव सेल्स में इतना पर यूनिट है, वही हमने सेल्स पर यूनिट डाल दिया। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें यहाँ से मिल गया, हमने इसको क्यूमुलेटिव सेल्स में अरेंज कर दिया था। देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये देखो जो सेल्स प्राइस पर यूनिट है ये ऑलरेडी क्यूमुलेटिव सेल्स में अरेंज था, ठीक है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट वाला है जो दे रखा इन्फॉर्मेशन वो क्यूमुलेटिव सेल्स में अरेंज नहीं था, तो हमने इसलिए इसको क्यूमुलेटिव सेल्स में अरेंज कर दिया। तो हमें मिल गया यहाँ से डाटा, तो हमने डाटा उठा करके यहाँ डाल दिया, सिंपल था। फिर अब हमें जो टेबल प्रिपेयर करनी थी तो वो मैच्योरिटी और डिक्लाइन के लिए प्रिपेयर करनी थी। तो देखो मैच्योरिटी कहाँ से 31 से लेकर के 70 तक है, तो 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60 और 61 से 70, ये हमारा हो गया मैच्योरिटी का। फिर डिक्लाइन क्या है
71 से लेकर 110, तो 71 से लेकर 110 डिक्लाइन फेज हमने कर दिया। अब आप पूछोगे कि सर आपने इसे अलग अलग क्यों किया और इसे इकट्ठे क्यों लिख दिया? क्योंकि आप यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है, देखो सेल प्राइस देखो मैच्योरिटी में भी सेम है और डिक्लाइन में भी सेम है, मतलब डिक्लाइन के सारे हफ्तों में सेल प्राइस सेम है, मैच्योरिटी के सारे हफ्तों में जो सेल प्राइस वो सेम है। बट मैच्योरिटी के कुछ हफ्तों में जो सेल प्राइस है वो डिफरेंट है, लेकिन डिक्लाइन के जितने भी वीक्स हैं उनमें वेरिएबल कॉस्ट सेम है, बट मैच्योरिटी के मतलब वीक्स में वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग है, इसलिए हमने इसको अलग अलग ही रखा है। मैच्योरिटी के जो वीक्स है उसको अलग अलग बांट करके रखा है और डिक्लाइन वाले जो वीक्स है उसको इकट्ठे ही डाल दिए, क्योंकि उसमें वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट में किसी भी वीक में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल चारों पाँचों हफ्ते में सेम ही है रेट है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमने इसमें 11,000 बेचे, 11 कैसे, देखो टोटल सेल्स है ना 11,000 बेचे ना इस तरीके से। और इसमें डिक्लाइन सेल्स में टोटल हमने कितनी बेची, 22,000, ये रही 22,000। तो सेल प्राइस क्या है, 450 यहाँ से उठा लिया हमने मैच्योरिटी की, और डिक्लाइन में कितने 300। वेरिएबल कॉस्ट देखो यहाँ पे अलग है इन दो हफ्तों की, सॉरी फर्स्ट शुरू के जो 10-10 हफ्ते उसमें अलग है, और मैच्योरिटी के आखिर के जो 10-10 हफ्ते हैं उसमें अलग अलग आ रही है ना, ये देखो इसके चक्कर में तो हमने ये अलग अलग किया है। और लेकिन डिक्लाइन में सब हफ्ते में 225 है तो हमने 225 डाल दिया। फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल गया मेरा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दिया माइनस, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल गया। फिर हम इसको प्लस कर देंगे 11,000 से, क्योंकि इस वीक हमने 11,000 बेचा, एक यूनिट पे 225 का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो 11,000 यूनिट बेचा है, तो इससे इंटू कर देंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा सब में इसी तरीके से निकल जाएगा। बस हमें यही टेबल तो प्रिपेयर करनी थी। फिर यहाँ से पूछा डिस्कस प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा क्यूज, तो स्कीमिंग जो है वो है, स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। फिर फाइंड पॉसिबल रीजन फॉर द चेंज इन कॉस्ट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट अल्फा क्यूब। देखो इसमें क्या लिखा है, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। पॉसिबल रीजंस फॉर द चेंज इन कॉस्ट, ये खुद ही पढ़ लेना, ये प्रैक्टिकल पोर्शन तो ऑलरेडी करवाई दिया मैंने।